बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की बियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बियोलॉजी फ्रॉम द बेसिक। इस चैप्टर में हम बियोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, बियोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ बियोलॉजी, और साथ ही डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बियोलॉजी का जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से या कौन सी ज़बान से उसको डिराइव किया गया है और उसका मतलब क्या है। बियोलॉजी का वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स बायो और लोगोस से डिराइव किया गया है। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि बियोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की जाती है। बियोलॉजी का वर्ड सबसे पहले एक स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल लिनियस ने 1736 में इंट्रोड्यूस कराया था। और इसके अलावा ना बियोलॉजी की हमारे पास 3 मेजर डिविजन्स होती हैं। पहली जो मेजर डिवीज़न है वो है बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरी जो मेजर डिवीज़न है वो है जोलॉजी। जोलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड मेजर डिवीज़न बियोलॉजी की है माइक्रोबियोलॉजी, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम उनको नेकेड आई की मदद से नहीं देख सकते। सो दीज आर दी 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बियोलॉजी। लेकिन इसके अलावा भी बियोलॉजी की बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि बियोलॉजी की कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। पहली जो बियोलॉजी की ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या शेप है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो किस फॉर्म के हैं, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। और इसमें वो चीज़ें सिर्फ इंक्लूड होती हैं जो कि बाहर से दिखाई दी जा सकती हैं, जैसे कि अगर कोई लीफ है तो उसकी शेप क्या है, अगर कोई बटरफ्लाई है तो वो किस तरह की दिखती है। इस तरह की चीज़ों को मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो एनाटॉमी की है। एनाटॉमी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं और उन इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, उस चीज़ को स्टडी किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन के अंदर हार्ट मौजूद है तो उस हार्ट की क्या लोकेशन है, या फिर अगर ह्यूमंस के अंदर किडनीज़ मौजूद हैं तो वो किडनीज़ कहाँ पर लोकेटेड हैं, उनकी पोजीशन क्या है। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम एनाटॉमी की हेल्प लेते हैं। फिर थर्ड ब्रांच जो है बियोलॉजी की वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसी भी एनिमल या प्लांट के टिश्यू की क्या कंपोजिशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो एनिमल या प्लांट टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस चीज़ को स्टडी किया जाता है। फोर्थ ब्रांच जो है बियोलॉजी की वो फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और उन पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। फिफ्थ ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी की है। एम्ब्रियोलॉजी में किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या हैं, वो एम्ब्रियो किस तरह से डेवलपमेंट उसकी हो रही है या वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह से बन रहा है, उस चीज़ को एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो अगली ब्रांच है वो है सेल बियोलॉजी की। नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल को स्टडी करते हैं और उस सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह के हैं, उस सारी चीज़ों को सेल बियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच इज़ पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी में ऑर्गेनिज्म के फॉसिल को स्टडी किया जाता है और फॉसिल कहते हैं रिमेन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि मुर्दा जानदारों की जो बाकियात हैं उस चीज़ को फॉसिल कहा जाता है। इस ब्रांच से हमें ये पता चलता है कि पुराने ज़माने में कौन से जानदार मौजूद थे और हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उससे अगली जो ब्रांच है वो इम्यूनोलॉजी की है। इसके भी नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम डिजीज़ काजिंग एजेंट के ख़िलाफ़ किस तरह से डिफेंस मैकेनिज़्म को प्रोड्यूस करता है, किस तरह से एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, वो सब हम इम्यूनोलॉजी की ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच एंटोमोलॉजी की है। एंटोमोलॉजी में डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच जेनेटिक्स की है। जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि किस तरह से करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं। उससे अगली ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी की है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हुए इंसानों की बेहतरी और फ़ायदे के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं।
अगली ब्रांच एनवायरमेंटल बियोलॉजी की है। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसको स्टडी करने के लिए हम इन्वायरमेंटल बियोलॉजी को यूज़ करते हैं। उससे अगली ब्रांच पैरासाइटोलॉजी की है। पैरासाइटोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट और ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म को स्टडी करते हैं। उससे अगली ब्रांच सोशियो बियोलॉजी की है। सोशियो बियोलॉजी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि उनका सोशल बिहेवियर किस तरह से हो, कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं। इससे अगली ब्रांच फार्माकोलॉजी की है। फार्माकोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और उन ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको भी स्टडी करते हैं। और उससे अगली ब्रांच टेक्सोनॉमी की है। टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम किस तरह से दिया जाता है वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1968 में प्रेजेंट किया था और उसने इस सिस्टम को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नेम दिया था। उसने क्या किया था कि जितने भी जानदार थे उन सबको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है। अब हम वन बाय वन इन सारे किंगडम्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा को स्टडी करते हैं। किंगडम मोनेरा में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और इसके साथ साथ इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि ये एक सेल से बने हुए होते हैं। इसके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का ये मतलब है कि इसको हम नेकेड आई की मदद से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और इनके ऊपर सेल वाल भी मौजूद होता है और इनका जो सेल वाल है वो म्यूरिन से बना हुआ होता है। इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया आ सकता है और सियानोबैक्टीरिया भी आ सकते हैं। उसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा को देखते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी जानदार हैं वो तमाम यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और इसके साथ साथ उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी कि पानी वाली जगहों पर रहने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी एग्जाम्पल में एल्गी आ सकता है और अमीबा आ सकते हैं। उसके बाद हम किंगडम फंजाई को देखते हैं। किंगडम फंजाई में भी जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो यूकैरियोट्स हैं, मींस के उनके पास भी ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। इनके ऊपर भी सेल वाल मौजूद होता है और इनका जो सेल वाल है वो काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है। उस सेल वाल की कंपोजिशन काइटिन की है। किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपनी फूड को ऑब्टेन करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। इसकी एग्जांपल में मशरूम आते हैं और मोल्ड वगैरह भी आ सकते हैं। उसके बाद हम किंगडम प्लांटी को देखते हैं। किंगडम प्लांटी भी तकरीबन सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स अगेन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का ये मतलब है कि ये अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसी सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हुए ये अपने लिए भी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं और इवन के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये ही फूड बनाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर भी सेल वाल मौजूद होता है और इनके सेल वाल की कंपोजिशन सेलुलोज है या फिर इसको पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में ब्रासिका और फर्न्स वगैरह आते हैं। फिर लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया भी सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और किंगडम एनिमेलिया भी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये भी अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड को ऑब्टेन करने के लिए। और किंगडम एनिमेलिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल में जेली फिश आते हैं, फिशेस वगैरह आ सकती हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, एम्फीबियंस आ सकते हैं, ह्यूमंस वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसका जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है वो कल तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।